स्वागत है आप सभी का थिंकवर्स में। हमने लास्ट लेक्चर में डेटाबेस को कनेक्ट किया और हमने राउटिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। आज के इस लेक्चर का मेन टारगेट है कि हम समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं और स्कीमा किस प्रकार से लिखा जाता है, और हम इसमें 4 अपने स्कीमा को अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। यूज़र स्कीमा, सेलर स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा और कार्ट स्कीमा। देखिए, जो डेटाबेस होता है वो डाटा को कलेक्ट करता है, और उससे पहले जो हमारा डाटा का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं, वो स्ट्रक्चर कौन डिफ़ाइन करता है? जैसे कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करता है, तो उस इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर कौन डिफ़ाइन करता है? और जो क्लाइंट होता है वो केवल केवल फॉर्म फिल करता है, और उस डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही स्ट्रक्चर डिफ़ाइन होता है। तभी जा कर के हम फ्रंट एंड से उस डाटा को ले रहे होते हैं। तो अगर आपके भी दिमाग में अगर ये प्रश्न है कि स्ट्रक्चर कौन बनाता है और डेटाबेस में ये कैसे जाकर के फिर स्टोर होता है, तो इसे हम इस लेक्चर में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम पहले स्कीमा समझेंगे कि स्कीमा क्या होता है, और फिर इसे हम कोड करेंगे। आज का लेक्चर और आसान है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये बैकएंड की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, स्कीमा क्या होता है और स्कीमा फ़ील्ड क्या होते हैं। हम पहले समझेंगे कि यूज़र स्कीमा, या इस लेक्चर में हम इसे लिखने वाले हैं, और फिर सेलर स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा और कार्ट स्कीमा। तो समझते हैं कि पहले स्कीमा होता क्या है। स्कीमा बेसिकली एक केवल फॉर्म क्रिएट करने का एक मेथड है। अगर कॉलेज में या फिर कहीं पर भी, तो एक आपको फॉर्म मिलता है फिल करने के लिए, और देखिए यही फॉर्म है। कुछ फॉर्म में उसमें आपको डिटेल्स भरनी होती है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का अलग फॉर्म होगा। अगर कोई और है उसके लिए कुछ अलग फॉर्म होंगे। जैसे कि आप कहीं और जाते हैं, कहीं पे बैंक में जाते हैं, तो उसमें अलग फॉर्म होता है। अगर आप कॉलेज में कुछ फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ अलग आपका इन्फॉर्मेशन भरना होता है। तो स्कीमा का मतलब केवल और केवल एक फॉर्म होता है। अगर स्टूडेंट है तो उसका फॉर्म कैसा होगा? स्टूडेंट से ही इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट किस क्लास में है, और उसके फादर नेम, मदर नेम और उसका एड्रेस हो सकता है। और उसकी ईमेल आईडी हो सकती है, मोबाइल नंबर हो सकता है, और अगर कॉलेज में पढ़ता है तो उसका कॉलेज नेम हो सकता है। यही सब हम उसमें उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यही एक क्या है, एक स्कीमा है। स्कीमा फ़ील्ड क्या होते हैं? देखिए, स्कीमा तो हमने समझ लिया कि एक केवल फॉर्म होता है बेसिकली बस। अगर हम स्कीमा फ़ील्ड का ना यूज़ करें तो डेटाबेस हमारा पूरी तरीके से जंगल बन जाएगा। जंगल मतलब रैंडमनेस। देखिए, जंगल का मतलब होता है कि जो चीज़ें एक ऑर्डर में ना हो, कि कुछ चीज़ें कहीं पर भी पड़ी हैं, कुछ चीज़ें कहीं पड़ी हैं। स्कीमा फ़ील्ड होता है, ये डाटा को और सिक्योर बनाता है और प्रिसाइज़ करता है। जैसे कि ईमेल हो गया, हर एक का ईमेल यूनिक होना चाहिए, क्योंकि एक ईमेल से आप 2 बार उसी प्लेटफ़ॉर्म पे आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। एक ईमेल से आप एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं। तो जो ये यूनिक डिसाइड किया, यही होता है हमारा स्कीमा फ़ील्ड। तो ये जो यूनिक ट्रू हमने लिखा, ये होता है हमारा स्कीमा फ़ील्ड। स्कीमा फ़ील्ड अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से डाटा को सिक्योर बनाता है। देखिए, ये रहा हमारा स्कीमा फ़ील्ड। जैसे कि यहाँ पे आप फॉर्म फिल करते हैं तो नीचे कुछ स्टार बने होते हैं कि ये कंपल्सरी है, आपको इसे भरना ही भरना है। इस तरीके से समझ सकते हैं, स्कीमा फ़ील्ड है। ये डिसाइड करता है कि आपको ईमेल आईडी तो भरना ही भरना है। जैसे हम इसमें जो हमारा स्कीमा होता है इसमें करते हैं हम रिक्वायर्ड ट्रू। अगर रिक्वायर्ड ट्रू कर दिए तो आप बिना भरे इसे हम फॉर्म फिल करेंगे तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो वो एरर आने लगेगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड अगर ट्रू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम कंपल्सरी जो चीज़ें हैं, अगर बिना उसे हम भरे अगर हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो वो फॉर्म सबमिट नहीं लेगा, क्योंकि जो चीज़ें पहले से ही कंपल्सरी कर दी गई हैं, उसे हमें भरना ही भरना होता है। यही होता है हमारा स्कीमा फ़ील्ड, जो डाटा को और अच्छे से सिक्योर बनाता है। यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि स्कीमा फ़ील्ड वो डाटा को डिसिप्लिन बनाता है। जैसे ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, और रिक्वायर्ड होना चाहिए कुछ चीज़ें। देखिए, अगर रिक्वायर्ड अगर उसमें यूज़ है, तो फिर डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ें पहले से ही रिक्वायर्ड हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको क्यों देना? क्योंकि वो तो रिक्वायर्ड ही है। और यहाँ पर देखिए लोअर केस, कि जैसे कि अगर ईमेल देना है तो उसे हमें लोअर केस में ही देंगे। ये नहीं कि डी कैपिटल लिख दिए और फिर कुछ चीज़ें स्मॉल लिख दिए, क्योंकि ईमेल आईडी हमेशा लोअर केस में ही होती है। अब चलते हैं हम बेसिक सिंटैक्स देखते हैं कि हम स्कीमा किस प्रकार से डिफ़ाइन करते हैं। देखते हैं हम, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है स्कीमा लिखने का। देखिए, बेसिक सिंटैक्स क्या है कि ये कॉन्स्ट तो वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन है। जो यहाँ पे लिखा जाता है वो स्कीमा नाम होता है, कि आप किसका स्कीमा लिख रहे हैं। अगर यूज़र स्कीमा लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र स्कीमा।
नेम ऐसा होना चाहिए कि उससे कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि हाँ ये यूज़र का स्कीमा है। और देखिए न्यू कीवर्ड हमने जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ कर आए होंगे कि न्यू का यूज़ क्यों किया जाता है, और ये एक मेथड है जिससे कि हम स्कीमा को लिखते हैं। देखिए इसे समझते हैं। मोंगूस, जिससे कि हम डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं, मोंगूस का यूज़ किया जाता है डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। मोंगूस डॉट स्कीमा, यहाँ पर एम ए होगा, मोंगूस स्कीमा। और यहाँ पर जो ये करली पहला करली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेट है उसे डिज़ाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे यूज़र और ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो इसे हम पहले ब्रैकेट में लिख रहे होंगे, जो पहला करली ब्रैकेट है। और दूसरा करली ब्रैकेट है, ये डिसाइड करता है कि आप इसे कब क्रिएट किए। देखिए टाइम और डेट जो होता है इससे प्राप्त हो जाता है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। जब भी आप इसे अपडेट करते हैं तो भी ये टाइम स्टैम्प जो होता है, जितनी बार हम इसको कॉल करते हैं यूज़र स्कीमा को, उतनी बार ये टाइम स्टैम्प चल जाता है। और टाइम स्टैम्प से हमें क्या मिलता है, क्रिएटेड एट, क्योंकि हमें इसे रखना ज़रूरी होता है कि आपने इसे कब क्रिएट किया। जैसे कि आप यूज़र हैं तो आपने कब इसे लॉगिन किया था, इसमें इस फॉर्म को आपने कब क्रिएट किया था, तो यहाँ से ये टाइम स्टैम्प दे देता है। इसका हम हर एक स्कीमा क्रिएट करते समय हम टाइम स्टैम्प ज़रूर लिखेंगे। देखिए ये रहा कि हमारा स्कीमा बन चुका, स्कीमा हमारा बन चुका, रेडी है। अब इसे हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा कि हम इसे एक्सपोर्ट भी करें, ताकि हम कहीं और पर ले जा कर के यूज़ कर सकें। क्योंकि देखिए स्कीमा बन जाता है तो इसका यूज़ कौन करता है, इसका यूज़ कंट्रोलर करता है, क्योंकि हमें डाटाबेस से कनेक्ट करना रहेगा तो इसी को कॉल करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए देखिए ये जो बेसिक सिंटैक्स है ये हर एक में यूज़ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम केवल यूज़र स्कीमा में ही लिखेंगे। जितने भी हम 4 स्कीमा को लिखने वाले हैं, तो 4 में लिखते-लिखते ये बिल्कुल ही ईज़ी हो जाने वाला है, क्योंकि यही मेथड हम हर बार लिखेंगे। चेंज तो होगा जो इसके अंदर का इन्फॉर्मेशन होगा, बस। अगर हम यूज़र लिख रहे होंगे तो यूज़र का स्कीमा यहाँ पे लिखेंगे, और अगर हम कार्ट लिख रहे होंगे तो कार्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे यहाँ पे। और टाइम स्टैम्प भी सेम रहने वाला है, और जो एक्सपोर्ट करने का ये मेथड है ये भी सेम रहने वाला है। तो देखते हैं ये क्या है। देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, हम इसे जनरली डिफ़ॉल्ट ही एक्सपोर्ट करते हैं। जो यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना किसे है। देखिए यहाँ लिखा नहीं, जिसे एक्सपोर्ट करना है उसे यहाँ पे लिखेंगे कि हमें एक्सपोर्ट किसे करना है। तो जो डिज़ाइन किया हुआ स्कीमा इसी को ही करना है। और ये होता है कि हमें इंपोर्ट किस में करना है। देखिए हमें इंपोर्ट करने के लिए किसी में इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हम यूज़र स्कीमा को जब हम कहीं पर इंपोर्ट करेंगे तो यूज़ करने के लिए जब हम स्टोर कर रहे होंगे इसे, तो किस में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम इतना बड़ा नाम से हर बार कितनी जगह यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर छोटा नाम दे देते हैं, जैसे कि हम यूज़र दे देते हैं, यूज़र। तो हर बार जब हम इंपोर्ट करेंगे तो स्टोर करने के लिए हम यूज़र का ही यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पर हम इतना बड़े नाम का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम स्टोर करें तो इस नाम से स्टोर करें, क्योंकि देखिए जब हम इसे कंट्रोलर में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा ऊपर। इसे स्टोर कर रहे होंगे तो जब यहाँ पर नाम लिखे होंगे इसी नाम से हम स्टोर करेंगे। इसे हम अच्छे से जब डिज़ाइन करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आज के लेक्चर में यही समझना है कि ये बेसिक इसका सिंटैक्स है और इसे हम अच्छे से यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए अब स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं। स्कीमा डिज़ाइन करने से पहले हम देखते हैं सूडो कोड क्या है बेसिक, कि कौन-कौन से हम इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं यूज़र से। तो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से डिज़ाइन करेंगे हम। बस थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सूडो कोड है यूज़र स्कीमा का, कि देखिए कोई अगर यूज़र है, तो यूज़र से कौन-कौन सा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो सोचिए, यूज़र से हम नेम ले सकते हैं, ईमेल आईडी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर ले सकते हैं उसका। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, क्या-क्या ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं हम। दूसरा यहाँ लिखने से अच्छा है कि हम जो लिखे हैं उसी में समझे ना। अगर एक यूज़र है तो हम उसे देखिए क्या-क्या ले सकते हैं हम। देखिए पहले देखते हैं कि क्या ये बेसिक सिंटैक्स फ़ॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए हमने लिखा यहाँ पर यूज़र स्कीमा, न्यू का यूज़ किया, और यहाँ पर mongoose डॉट स्कीमा अच्छे से लिखा। और देखिए ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे ओपन हुआ है, और लास्ट जो इसका क्लोज़ है वो कहाँ पे क्लोज़ हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। और ये जो टाइम स्टैम्प्ड है वो ट्रू है, और जो हमारा बाहर का जो ब्रैकेट है जो ओपन वाला है ये यहाँ पर क्लोज़ हुआ है। और एक्सपोर्ट करने के लिए हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डॉट मॉडल, और यहाँ पर हमने देखिए यूज़र का यूज़ किया हुआ है कि हमें इसी में स्टोर करेंगे। और यहाँ पर हम यूज़र स्कीमा लिखे हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अगर कोई यूज़र है तो उससे हम क्या-क्या ले सकते हैं, उसका नाम, उसका ईमेल। अभी इसको मत ध्यान में रखिए, ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम अपने अनुसार। नेम हो गया, ईमेल,
और उससे पासवर्ड ले सकते हैं और उसका फ़ोन नंबर। अगर कोई यूज़र है तो उससे क्या-क्या डाटा हम ले सकते हैं वही यहाँ पे स्टोर करना है। क्योंकि हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और ये डाटा बाद में फिल किया जाएगा इसे। यहाँ पर हम फ़ोन वेरीफ़ाइड कर सकते हैं कि फ़ोन वेरीफ़ाइड है कि नहीं है। प्रोफ़ाइल फ़ोटो, क्योंकि देखिए जब यूज़र, अगर आप देखे होंगे जो रियल प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसमें वो अपना प्रोफ़ाइल फ़ोटो भी, पिक्चर भी अपलोड करता है। प्रोफ़ाइल पिक्चर का भी हम ले सकते हैं। जो प्रोफ़ाइल पिक्चर होगा उसमें यूआरएल आएगा, तो उसे हम आगे देखेंगे। देखिए रोल क्या होना चाहिए, जब पहली बार यूज़र एंटर करता है तो देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र ही दी गई है। तो इसे हम अभी अच्छे से समझेंगे और हम देख रहे हैं कि क्या-क्या अभी हमें फ़ील्ड स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इज़ वेरिफ़ाइड, क्या वेरिफ़ाइड हुआ है कि नहीं यूज़र? तो चलिए अब समझते हैं हम स्कीमा फ़ील्ड को। देखिए अगर नेम है तो हम इसे किस तरीके से स्टोर करेंगे? तो इसका टाइप क्या डिफ़ाइन करेंगे? स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि नाम है तो नाम क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग में आना चाहिए। और रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब वो हमें मिलना ही मिलना चाहिए। और ट्रिम ट्रू का मतलब क्या हो गया? अगर कोई अपना नाम लिख कर के, राज लिख कर के यहाँ पे स्पेस दे करके यहाँ पे आ गया और फिर जा कर के पासवर्ड डालने लगा, तो जब ये यूज़र नेम आए इसका, तो वो ट्रिम हो जाए। ट्रिम का मतलब जो स्पेस यहाँ पर दिया गया है, स्पेस खत्म हो जाएगा और इसका जो नाम रहेगा केवल केवल वही स्टोर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रिम का यूज़ कर देते हैं। ईमेल आईडी देखते हैं। देखिए ईमेल आईडी टाइप स्ट्रिंग में ही हम लेने वाले हैं और रिक्वायर्ड ट्रू मतलब इसे लेना ही लेना है और ये यूनिक होना चाहिए। बस कुछ समझने वाली बात यही थी कि ये यूनिक होना चाहिए और लोअर केस में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कैपिटल में डाल करके पूरा ईमेल आईडी और एंटर कर गए, ये नहीं होगा। और ट्रिम ट्रू ये भी है कि इसे भी ट्रिम कर देते हैं। तो जनरली देखिए हर एक जो स्कीमा फील्ड है लगभग हर में सेम होने वाला है। कुछ-कुछ अपने इच्छा अनुसार हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे ट्रिम ट्रू कर दिए यहाँ पे लोअर केस में कर दिए। इसे हम लोअर केस में नहीं कर सकते हैं। किसी का नाम अगर कैपिटल में लिख रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर ईमेल आईडी कैपिटल में लिख रहा है तो हमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम इसलिए लोअर केस में कर दिए हैं। बस आगे देखते हैं। देखिए अगर पासवर्ड है तो इसमें हम क्या-क्या स्कीमा फ़ील्ड लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो इसे हम यहाँ पे हम इरेज़ कर देते हैं, इसका कट कर देते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, क्योंकि अगर वो पासवर्ड देगा नहीं तो वो अपने दोबारा लॉगिन कैसे करेगा? तो ये पासवर्ड ट्रू होना चाहिए, इसे हमने मिस्टेक से शायद लिख दिया है। देखिए और उसका मिनिमम लेंथ 6 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 अंक का पासवर्ड डाल दिए 1 और 2 और एंटर कर गए। नहीं, पासवर्ड मिनिमम लेंथ उसकी 6 होनी चाहिए। और सेलेक्ट फॉल्स ये थोड़ा-सा अच्छा समझने वाला है। ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसे कंट्रोलर डिफाइन कर रहे होंगे। देखिए सेलेक्ट फॉल्स क्यों लिखा हुआ है कि जब आप पूरा यूज़र अगर माँग रहे होंगे, जैसे डाटाबेस से आप पूरा यूज़र निकाल रहे होंगे, तो पासवर्ड को आपको अलग से माँगना होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट फॉल्स लिया गया है कि जब भी आप पूरा यूज़र डेटाबेस से निकालेंगे तो उसका पासवर्ड कभी नहीं आएगा। पासवर्ड लाने के लिए आपको प्लस पासवर्ड करके लिखना पड़ेगा। इसे हम जब समझेंगे अच्छे से जब हम कंट्रोलर डिफाइन करेंगे। तो इसे हम अभी स्टार करके छोड़ देते हैं कि आप बस इतना ही समझ लीजिए कि जब हम पूरा यूज़र एक्सेस कर रहे होंगे तो उसका पासवर्ड नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए। फ़ोन हम कैसे यहाँ पर करते हैं, फ़ोन नंबर हम जब यूज़र एंटर कर रहा होता है साइन अप करके, तो वहाँ पर हम मोबाइल नंबर उसका नहीं माँगते हैं। उसका मोबाइल नंबर जब वो लॉगिन हो जाता है और अंदर आ जाता है, तो वहाँ पर हम ओटीपी से वेरीफ़ाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रिक्वायर्ड फ़ॉल्स कर दिए कि अगर नहीं भी दे अपना ओटीपी वेरीफ़ाई कर देना और इससे सेट हो जाएगा ये मोबाइल नंबर। और फ़ोन वेरिफ़ाइड तभी होगा जब आप मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल रहेगी और ये बूलियन, देखिए बूलियन का मतलब होता है कि ट्रू या फ़ॉल्स। तो आपका जो फ़ोन वेरिफ़ाइड है, ये अभी फ़ॉल्स देगा, क्योंकि यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है इसकी। अगर आपने दे दिया यहाँ पे तो ट्रू हो जाएगा ये। बूलियन का मतलब यही होता है। प्रोफ़ाइल फ़ोटो क्या है? प्रोफ़ाइल फ़ोटो स्ट्रिंग में होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल। क्योंकि देखिए, आप फ़ोटो प्रोफ़ाइल तो स्टार्टिंग में देते नहीं हैं और ये तभी देते हैं जब आप लॉगिन हो जाते हैं, तो इसे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल ही रखा गया है। ये थोड़ा समझने वाला है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे इनम का यूज़ किया जाता है कि तो स्टार्टिंग में जब यूज़र एंटर करता है साइन अप करके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी यूज़र रहती है और फॉर्म जब वो फिल कर लेता है, तो उस रोल होता है वो सेलर हो जाता है। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे है। जब यूज़र एंटर करता है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र रहती है। इज़ वेरिफाइड, जैसे जब यूज़र एंटर करता है तो वो वेरिफाइड क्या रहता है? नहीं रहता है। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहाँ पर फ़ॉल्स दी गई है। बस यही है, क्योंकि टाइप बूलियन है तो या ट्रू होगा या फ़ॉल्स होगा। और यहाँ पर ऑथ 0,
ऑथ जीरो इसे थोड़ा हम बाद में समझेंगे कि यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है। ये ऑथ जीरो का कंसेप्ट तब आता है जब हम लॉगिन विथ गूगल करते हैं, तो वहाँ पे ऑथ जीरो की एक आईडी आती है। ऑथ जीरो कभी भी यूज़र का पासवर्ड और ईमेल आईडी पूरी तरीके से नहीं देता है। वो केवल और केवल ऑथ जीरो की एक आईडी देता है, जिसमें क्या होता है, यूज़र का नेम होता है और उसकी ईमेल आईडी होती है। वो पासवर्ड कभी भी यहाँ पे नहीं देता है। तो ऑथ जीरो की आईडी जो होती है वो यहाँ पर स्टोर होती है स्ट्रिंग में। जब हम ऑथ जीरो का एपीआई का यूज़ करेंगे तब इसे अच्छे से समझ लेंगे। फिर यहाँ पर आएँगे, इसे अच्छे से समझेंगे। बस इतना समझिए कि यहाँ पर टाइप स्ट्रिंग होने वाला है, जो ऑथ जीरो की एक आईडी आएगी। ये टाइम स्टैम्प है, इसके बारे में हमने समझ लिया है कि ये 2 चीज़ देता है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, कि आपने कब क्रिएट किया था और कब आप इसको अपडेट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम यूज़र स्कीमा अपना क्रिएट करते हैं वीएस कोड में, और इसी तरीके से हम प्रोडक्ट स्कीमा, कार्ट स्कीमा और सेलर स्कीमा को डिज़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक फ़ोल्डर मॉडल्स, और इसमें हम पहला अपना मॉडल क्रिएट करते हैं यूज़र मॉडल, यूज़र स्कीमा डॉट जेएस। और चलते हैं बेसिक सिंटैक्स लिखना स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, तो अभी यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए आ रहा है mongoose को। तो mongoose को हम इस तरीके से नहीं बल्कि हम इंपोर्ट का यूज़ करेंगे। और ये देखिए बेसिक सिंटैक्स तो हमें अच्छे से दे रहा है ये, और इसे हम रख भी लेते हैं क्योंकि ये सजेशन हमें अच्छा दे रहा है। यूज़र स्कीमा हमें लिखना ही है, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ये सही दे रहा है। और जो चीज़ें हमें चेंज करनी रहेगी अपने अनुसार हम चेंज कर लेंगे। कोपायलट का तो यही अच्छा थोड़ा यूज़ होता है। और हम यहाँ चलते हैं, mongoose को पहले इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने mongoose का तो यूज़ कर लिया है यहाँ पे, लेकिन हमने इंपोर्ट नहीं किया है। हम इंपोर्ट का यूज़ करेंगे इसमें। तो देखिए इंपोर्ट का भी अच्छे से सजेशन आ गया है। अब देखिए जो हमें और भी चीज़ें ज़रूरत है उसे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि नेम को हम बनाना चाह रहे हैं कि ये ट्रिम हो जाए, तो यहाँ पर हम ट्रिम ट्रू ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें ट्रिम ट्रू करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रिम ट्रू। देखिए हमें शो भी हो रहा है, तो ट्रिम ट्रू कर दिए हम। ये ट्रिम में एरर क्यों आ रहा है? तो हम यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए थे, इसलिए ये आ रहा था एरर। तो ट्रिम ट्रू कर दिए, रिक्वायर ट्रू कर दिया, और टाइप स्ट्रिंग है इसका। तो अब ये अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर हम ईमेल आईडी यूनिक ट्रू है, रिक्वायर्ड ट्रू है, लेकिन यहाँ पर ट्रिम ट्रू नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर भी ट्रिम ट्रू कर देंगे। तो ट्रिम ट्रू टू लोअर केस, ये भी अच्छा से ऑप्शन दे रहा था, और यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो ये एरर जाएगा नहीं। देखिए लोअर केस में हो गया, ये ट्रू है, ट्रिम भी ट्रू है, और टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, और पासवर्ड का जो मिनिमम लेंथ होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम पासवर्ड का मिनिमम लेंथ 6 होना चाहिए, और हमने देखिए रिक्वायर्ड ट्रू रखा है इसको। और क्या सिलेक्ट फॉल्स होना चाहिए, जब भी हम यूज़र को एक्सेस करें तो इसका पासवर्ड ना आए। क्यों एक्सेस करेंगे, क्योंकि उसे पासवर्ड तो देना नहीं है हमें। अभी ये सही है। तो टाइम स्टैम्प को कॉमा के साथ हम लिख लेते हैं टाइम स्टैम्प को। ये टाइम स्टैम्प ट्रू है इसका, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं फ़ोन। तो और टाइप स्ट्रिंग रहना चाहिए, ट्रिम ट्रू रहे, और रिक्वायर्ड फॉल्स कर देते हैं इसे हम, क्योंकि हमें अभी तो रिक्वायर्ड नहीं है, जब वेरीफाई करेंगे तभी लेंगे। और रखते हैं हम रिक्वायर्ड फॉल्स, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल रहनी चाहिए इसकी, और इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ़ोन वेरीफाइड, टाइप बूलियन, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहनी चाहिए इसकी। ये सजेशन हमें सही दिया। यूज़र क्या वेरीफाइड होता है स्टार्टिंग में? तो नहीं, तो हम इज़ वेरीफाइड अब यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि यूज़र स्टार्टिंग में वो वेरीफाइड नहीं रहता है। स्टार्टिंग में रोल जो होना चाहिए, देखिए यहाँ पर इनम आया है, लेकिन इनम में केवल और केवल यूज़र और एडमिन है, तो हमें यहाँ पर अपना सेलर भी ऐड करना पड़ेगा। देखिए जो रोल होना चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रहे, बाद में भले ही हम जब सेलर फॉर्म भरेंगे तो हमारा सेलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग रोल होना चाहिए वो हमारा यूज़र रहना चाहिए। रोल भी हो गया। अभी हम ऑथ ज़ीरो की आईडी लिख देते हैं, ऑथ ज़ीरो आईडी, और इसे हम रिक्वायर्ड फॉल्स कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल कर देंगे। एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा देना भूल गए हैं। जो रिक्वायर्ड है वो फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि हर बार तो हम दोनों से वेरीफाई नहीं करेंगे, पासवर्ड भी भरेंगे और फिर हम ऑथ ज़ीरो से करेंगे, दोनों से नहीं कर सकते हैं ना। या फिर हमें ऑथ ज़ीरो की आईडी मिलेगी, या फिर हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, तो इसे हम रिक्वायर्ड फॉल्स कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल रख देते हैं, डिफ़ॉल्ट नल रख देते हैं इसे हम।
और यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। देखिए नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फ़ोन वेरीफाइड, इज़ वेरीफाइड, रोल, ऑथ ज़ीरो, लगभग सब कुछ कंप्लीट है। अभी एक चीज़ रह गया है, वो क्या है? प्रोफाइल फ़ोटो अभी रह गया है। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल फ़ोटो भी ऐड कर देते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो लिखें या फिर अवतार इमेज लिखें? अवतार इमेज लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अवतार। अवतार ना लिख कर के हम प्रोफाइल फ़ोटो ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। तो लिखते हैं हम प्रोफाइल, प्रोफाइल पिक्चर, ये सही रहेगा। और टाइप स्ट्रिंग रहेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल रहेगी, ये सही है। तो चलिए देखते हैं कि अभी कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फ़ोन वेरीफाइड, प्रोफाइल फ़ोटो, रोल, इज़ वेरीफाइड, ऑथ ज़ीरो की आईडी। जो भी यूज़र से हम डाटा ले सकते हैं उसका हमने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया है। ये हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो हमारे पास नेम आए वो स्ट्रिंग रहना चाहिए। हम पहले से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर कोई यूज़र हो तो वो कौन-कौन सी चीज़ें ये फ़िल कर सकता है और कौन-कौन से डाटा दे सकता है। इससे बाहर अगर कोई यूज़र फ़िल करता है तो वो डाटा हमारे हमारे डाटाबेस में नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ही इतने का ही डिफ़ाइन कर रखा है। स्कीमा ही होता है जो हमें स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता है डाटाबेस में कि ये सभी जो डाटा हैं वो किस तरीके से स्टोर होंगे। अगर हमने स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर रखा है तो जो भी यहाँ पे डाटा आएगा तो वो स्ट्रिंग में ही जा कर के स्टोर होगा। वो एरे में कभी भी स्टोर नहीं होगा, वो एक स्ट्रिंग में ही स्टोर होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम एक अपना कार्ट स्कीमा और सेलर स्कीमा और प्रोडक्ट स्कीमा को डिफ़ाइन करते हैं। हम इतना बस देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम लेने वाले हैं। देखिए, अगर सेलर स्कीमा है तो सेलर से हम क्या-क्या लेंगे? सेलर से हम क्या-क्या ले सकते हैं? देखिए, सेलर वही बनता है जो पहले यूज़र रहता है। तो हम यूज़र का भी डिटेल रखेंगे क्योंकि सेलर तो वही है जो पहले यूज़र था। तो हम यहाँ पर रेफ का यूज़ करेंगे। रेफ का कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं। रेफ जो यूज़ किया जाता है, इस पूरा देखेंगे तो इसका होता है रेफ़रेंस, कि हमें जो यूज़र का जो सारा डिटेल है, वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो हम रेफ़रेंस दे देते हैं कि यूज़र। तो जब भी हम सेलर फॉर्म क्रिएट करेंगे या फिर सेलर स्कीमा जब भी हम कॉल करेंगे, तो ये हमेशा कॉल हो जाएगा कि हमें यूज़र का डिटेल अलग से भरना नहीं पड़ेगा। वो यूज़र का डिटेल लेने के लिए क्या करेगा, यूज़र से जाकर के माँग लेगा कि भाई जो यूज़र अपने जो यहाँ पर डाटा रखा हुआ है, वहाँ से रेफ़रेंस हम दे देते हैं कि जो यूज़र का पहले का जो डाटा है, यहाँ पर ला कर के आप यूज़ कर सकते हैं। ऐड कर लेता है, अपने आप ही ऐड कर लेता है ये। इसे हम अलग से फिर से फ़िल नहीं करते हैं कि यूज़र की नाम क्या है, ईमेल क्या है, वो सब चीज़ें हम यूज़र से रेफ़रेंस में ले लेते हैं, जो यूज़र पहले रख रखा होता है। तो जब हम सेलर फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा, जब हम सेलर फॉर्म भरते हैं, तो हम सेलर का नाम नहीं माँगते हैं कि भाई तू हमें सेलर अपना नाम दे दे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नेम है, उसका ईमेल आईडी है, उसका पासवर्ड है, वो सारा का सारा चीज़ें ऑटोमैटिकली जब हम सेलर स्कीमा को कॉल करेंगे, तो ये रेफ़रेंस हम दे रखे हैं यूज़र, तो जा कर के वहाँ यूज़र स्कीमा से वो ले लेगा पूरा का पूरा डिटेल। हमें और जो आगे चीज़ें देनी होती है, वो हमें शॉप नेम भरना होता है, फ़ोन, क्योंकि अलग से हमें फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सेलर बनने जा रहा है, तो बिज़नेस ईमेल होना चाहिए उसके पास। उसका जीएसटी नंबर हम ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं और इज़ अप्रूव्ड, क्योंकि देखिए सेलर है तो हम पहली बार में इसे अप्रूव्ड तो कर नहीं देंगे क्योंकि ये जाएगा एडमिन के पास, वहाँ से ये वेरीफाई होता है। इज़ अप्रूव्ड हम बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स ही रखते हैं क्योंकि पहली बार तो वो नहीं जाएगा। और उसके पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखते हैं क्योंकि जब वो पहली बार प्रोडक्ट ऐड रख करता है तो वो उसकी क्वांटिटी 1 ही रहती है। जब वो उस एक से अधिक प्रोडक्ट को ऐड करता है तो ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और टाइम स्टैम्प्ड तो हर एक में होता ही है। तो चलिए हम प्रोडक्ट स्कीमा को भी अच्छे से लिख लेते हैं। तो चलिए हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं सेलर स्कीमा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेलर डॉट जेएस। पहले इंपोर्ट करते हैं mongoose को, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और इसका हम चलते हैं अब यूज़ करते हैं। देखिए ये हमें सजेशन भी अच्छे से देने लगा कि जो ये सेलर स्कीमा हम लिख रहे हैं और ये बेसिक सिंटैक्स होता है स्कीमा लिखने का कि mongoose डॉट स्कीमा। तो देखिए हम नेम तो लेने वाले नहीं हैं, तो हम नेम का ऑप्शन को हटा देंगे, पर लगाएंगे कॉलम और यहाँ पर हम ले लेंगे रेफरेंस लेंगे। देखिए रेफरेंस लेने का ये जो टाइप होता है इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए रेफ और रिक्वायर्ड ट्रू, इसे टाइम स्टैम्प ट्रू, और ये एक्सपोर्ट भी कर दिया। कॉन्स्ट सेलर, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट लगा देते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे ना इसे हम। एक बेसिक
कोड है जो ये बताता है कि हमें कहीं और से जा कर के इसे रेफरेंस लेना है इसका। यहाँ पे हम रेफरेंस दे दिए हैं यूज़र का कि आपको आना है यूज़र स्कीमा में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम यूज़र का ही यूज़ किए हैं जिसमें ये डाटा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ से आपको रेफरेंस मिल गया है कि अगर आपको यूज़र का सारा डिटेल लेना है तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिक्वायर्ड है कि आपको इसे लेना ही लेना है। और कहाँ से लेना है आपको, यहाँ रेफरेंस दिया गया है यूज़र से। तो देखिए यहाँ से हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर कमेंट कि रेफरेंस टू द यूज़र मॉडल। अभी यहाँ सही है कि यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि यूज़र मॉडल से आपको यहाँ का जो पूरा पूरा डाटा है लेना है आपको। अब हम चलते हैं जो हम सेलर से लेने वाले हैं। तो सेलर से हम क्या क्या लेंगे, यहाँ पे शॉप नेम। तो यहाँ पर हम स्टोर नेम लिखें चाहे तो हम शॉप नेम लिखें, तो हम शॉप नेम ही लिखते हैं। तो टाइप स्ट्रिंग रखेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू रखेंगे और ट्रिम भी ट्रू करेंगे। तो इसे भी हम ले लेते हैं। और उसके बाद हम फ़ोन लेंगे। तो शॉप डिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन। टाइप स्ट्रिंग रखेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू रखेंगे और रिक्वायर्ड यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, नहीं हमको फ़ोन नंबर तो लेना ही है, हटा देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। क्योंकि भाई वो सेलर बनने जा रहा है, अगर उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। पहले अभी जीएसटी नंबर उसे ले लेते हैं, क्योंकि सेलर है तो उसके पास जीएसटी नंबर होगा। तो जीएसटी नंबर में हम टाइप स्ट्रिंग रखेंगे, ट्रिम रखेंगे, रिक्वायर्ड फॉल्स। हाँ, जीएसटी नंबर अगर उसका मन हो तो दो, ना मन हो तो मत दो। जीएसटी नंबर तो ऑप्शनल रख देते हैं हम। एड्रेस से पहले हम टोटल प्रोडक्ट ले लेते हैं कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितनी है। तो हम लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि जब आप पहले सेलर बन ही रहे हैं तो आपके पास कहाँ से प्रोडक्ट आ जाएँगे। जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही रखेंगे इसे हम। अब आते हैं हम एड्रेस पे। जो सेलर है वो अपना फुल एड्रेस देगा यहाँ पे। फुल्ली डिफ़ाइन करते हैं कि हमें लेना क्या-क्या है। सबसे पहले हम लेंगे उसका स्टेट लेंगे। स्टेट हम लेंगे स्ट्रिंग में, स्टेट हो गया। सिटी भी हम लेंगे, तो पोस्टल कोड या फिर पिन कोड, तो हम यहाँ पर पिन कोड लेंगे। कंट्री को हम हटा देंगे, पिन कोड ले लिए, सिटी ले लिए, इतना बहुत है। और क्या लेंगे, हम इसको फुल एड्रेस मांग लेंगे। तो यहाँ कंट्री हटा करके हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फुल एड्रेस। पूरा एड्रेस दो भाई, ये सही रहेगा। फुल एड्रेस वो भी स्ट्रिंग में। अब सही है। देखिए जो हमारा एड्रेस होगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, एक स्टेट होगा, स्टेट टाइप स्ट्रिंग ट्रिम ट्रू। हाँ, ये भी कर सकते हैं, थोड़ा और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, तो इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। देखिए, ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर रखा है कि जो एड्रेस होगा, एड्रेस के अंदर जो स्टेट होगा वो टाइप स्ट्रिंग होगा। देखिए इसे थोड़ा अच्छा बना देते हैं, सही है। देखिए, हम एड्रेस में क्या-क्या लेंगे, स्टेट लेंगे जिसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा और ट्रिम ट्रू रहेगा। और सिटी लेंगे, सिटी में स्ट्रिंग लेंगे। देखिए पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड नहीं बल्कि हम पिन कोड लेंगे यहाँ पे। सब चीज़ें अब तो हम ले ही चुके हैं सेलर से, अब कुछ बचा नहीं है। देखिए शॉप नेम, फ़ोन नंबर, जीएसटी नंबर, टोटल प्रोडक्ट, एड्रेस, अभी ये रह गया था बिज़नेस ईमेल। और रिक्वायर्ड ट्रू करते हैं हम, रिक्वायर्ड ट्रू और ट्रिम ट्रू भी कर देते हैं हम। अभी सही हो चुका है। तो बिज़नेस ईमेल भी हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर हम एक और डिफ़ाइन कर देते हैं, इज़ अप्रूव्ड फॉल्स लिख देते हैं। अब मैनुअली करना पड़ रहा है, सजेशन बंद हो गया है ना। इज़ अप्रूव्ड टाइप बूलियन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहनी चाहिए। सेलर स्कीमा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले स्कीमा पे। अगला स्कीमा क्या है, तो अगला स्कीमा हमारा है प्रोडक्ट स्कीमा। देखिए प्रोडक्ट स्कीमा में हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट अगर क्रिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो सेलर ही होगा। वो सेलर होगा तो जो सेलर की सारी डिटेल होंगी तो उसका रेफरेंस हम कहाँ से देंगे, सेलर से देंगे। कि जाइए आप सेलर से सारा के सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से रख लीजिए, क्योंकि जितनी बार ऐड होंगे उतना सेलर का भी डिटेल होगा उसके साथ और प्रोडक्ट का भी डिटेल होगा। तो देखिए सेलर का डिटेल तो वो हर बार फिल करेगा नहीं, तो उससे हम रेफरेंस मांग लेंगे कि जाओ सेलर स्कीमा से रख लो। और देखिए जो प्रोडक्ट की डिटेल होंगी उसे हम मैनुअली फिल कराएंगे। तो क्या क्या फिल कराएंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कि आप क्या क्या है उसका फीचर बता दीजिए, और उसकी प्राइस क्या है, और आपके पास उसका कितना स्टॉक है। कि जैसे कोई अगर सेलर है तो शायद उसके पास 2 स्टॉक हो, 20 हो, जितने भी स्टॉक होंगे वो डाल देगा यहाँ पे। और वो किस कैटेगरी का है,
और उस इमेज का यूआरएल ले लेंगे हम। इज़ एक्टिव हम ट्रू रखेंगे कि प्रोडक्ट रहेगा वो ट्रू रहना चाहिए। फॉल्स तब प्रोडक्ट होगा हमारा जब आप प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे या फिर आपका स्टॉक वहाँ से ख़त्म हो जाएगा आपका स्टॉक, तब इज़ एक्टिव फॉल्स रहेगा ताकि वो शो ना हो, क्योंकि आपके पास स्टॉक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और टाइम स्टैम्प तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए हम प्रोडक्ट स्कीमा को अभी अच्छे से डिज़ाइन करते हैं और इतना याद रखिए कि जो ये रेफरेंस है वो सेलर से लेगा। हम यहाँ पर अपना एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट स्कीमा के नाम से और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे mongoose को और इसे हम यूज़ करेंगे। तो अभी हमें ये सेलर स्कीमा ही दे रहा है जबकि हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट स्कीमा। इसके हम सजेशन को नहीं लेने वाले हैं। कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा अभी ये सजेशन सही दे रहा है तो इसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम स्टैम्प ट्रू, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। हमने क्या-क्या किया, एक बेसिक सिंटैक्स लिखा, टाइम स्टैम्प ट्रू कर दिए और किस में स्टोर करना है हमें, तो हर बार स्टोर करना है हमें प्रोडक्ट। ये थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा जब हम अगले लेक्चर में हम कंट्रोलर को डिज़ाइन करेंगे। जितना भी हमें स्टोर लेना है यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। हमें सेलर की इन्फॉर्मेशन रखनी है और हम सेलर कहाँ से लेंगे, तो हम सेलर लेंगे रेफ़रेंस दे करके सेलर से। रेफ़रेंस देखिए ये हमें सजेशन भी दे रहा है, वो mongoose डॉट स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी। देखिए जो सेलर आता है वो एक ऑब्जेक्ट में आता है, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में जितने भी इन्फॉर्मेशन सेंड हैं वो की वैल्यू पेयर में है। देखिए यहाँ ये की है, ये वैल्यू है, तो जो की वैल्यू पेयर में होते हैं वो ऑब्जेक्ट ही तो होते हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। और रेफरेंस कहाँ से दिया गया है, तो सेलर से, जो हमने यहाँ पर सेलर स्कीमा बनाया है। और रिक्वायर्ड ट्रू रख रहा है कि जब भी अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करे तो ये जो सेलर का जो रेफरेंस है वो हमेशा आ ही जाए। और यहाँ पे हमने सेलर देना भूल गया कि सेलर रहना चाहिए, पूरी तरीके से सही हो गया। देखिए रेफरेंस सेलर से मिल गया और रिक्वायर्ड ट्रू है। अब हम आगे चलते हैं कि प्रोडक्ट का हम क्या क्या चीज़ें फिल कराने वाले हैं। तो हम प्रोडक्ट से उसका नाम लेंगे, जो प्रोडक्ट का नाम रहेगा, और नाम कैसा रहेगा, टाइप स्ट्रिंग रहे, रिक्वायर्ड ट्रू रहे, ट्रिम ट्रू रहे, ये सही है। और उसके बाद हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लेंगे कि आप प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन भी आ गया सजेशन में कि हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रखेंगे। डिस्क्रिप्शन का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। कि जो भी चीज़ें सेलर अगर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो हम स्टोर करेंगे, लेकिन किस में करेंगे, स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे उसे। ये भी सही आ गया। और हम क्या करेंगे, उसका स्टॉक जानेंगे कि कितने स्टॉक हैं आपके पास। इससे पहले हम प्राइस रख लेते हैं। तो प्राइस क्या रहेगा, टाइप नंबर रहेगा, क्योंकि आप प्राइस क्या करेंगे, नंबर में ही तो देंगे। रिक्वायर्ड ट्रू और मिनिमम ज़ीरो। अगर मान लेते हैं उसका प्राइस डालना अगर भूल जाता है सेलर, तो उसका मिनिमम ज़ीरो रहेगा, वो ले लेगा वैल्यू ज़ीरो। अब हम चलते हैं आगे। स्टॉक भी एक नंबर रहेगा, क्योंकि वो भी एक नंबर में है कि आपके पास कितने स्टॉक हैं उस प्रोडक्ट के जिसको आपने ऐड कर रखा है। तो स्टॉक भी हो गया हमारे पास। और आगे हम क्या ऐड करेंगे, तो आगे हम इमेज ही ऐड कराएंगे और क्या। इमेज यूआरएल भी हमारे पास टाइप स्ट्रिंग ही रहने वाला है, रिक्वायर्ड ट्रू ट्रिम ट्रू। ये अब पूरी तरीके से लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्ट स्कीमा। देखिए रेफरेंस है टू द सेलर मॉडल, मतलब आप इसे लेंगे लेकिन आप जा करके सेलर मॉडल से ही इसे लेंगे। अभी रह गया है कैटेगरी और इज़ एक्टिव, ये दो चीज़ें रह गई हैं। तो चलिए इसे भी ऐड कर देते हैं। तो इज़ एक्टिव को हम यहीं पे ऐड कर देते हैं कि इज़ एक्टिव हमारा ट्रू रहना चाहिए। देखिए कैटेगरी का भी ऑप्शन आ रहा है तो हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं। कैटेगरी हमारा टाइप स्ट्रिंग रहना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू, और ट्रिम भी ट्रू रहे। लिख लेते हैं हम इज़ एक्टिव, टाइप बूलियन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रहे। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसीलिए ट्रू रहेगी कि आप इनिशियली जब ऐड करेंगे तो वो ट्रू रहेगा। अगर आप उसे डिलीट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगी कि अब ये प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। और देखिए हमारा प्रोडक्ट स्कीमा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब 3 स्कीमा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं कार्ट स्कीमा पे। कार्ट स्कीमा में हम क्या-क्या लेंगे? देखिए जब भी हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो यूज़र का डिटेल्स साथ में ही आता है। जब ऐड टू कार्ट होता है तो वो यूज़र के बेस पे होता है कि वो कौन-सा यूज़र था। क्योंकि जब भी वो यूज़र लॉगिन होगा तो उसी का ऐड टू कार्ट दिखेगा, किसी और का ऐड टू कार्ट नहीं दिखेगा। तो ऐड टू कार्ट होते समय हमें यूज़र का भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर रेफ़रेंस दिए हुए हैं
कि आप जो भी डाटा यहाँ पर स्टोर करें, उसके साथ-साथ हमें यूज़र का भी रेफ़रेंस लेना होता है, ताकि जब हम अगली बार कार्ट को फेच करें, तो हम यूज़र के बेस पे करें। तो यहाँ पर रेफ़रेंस देंगे हम यूज़र का, समझ में आ गया कि हम क्यों दे रहे हैं यूज़र का, क्योंकि हर किसी का कार्ट अलग-अलग होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की भी डिटेल है, तो हमने प्रोडक्ट की भी स्कीमा पहले से बना रखा है। इसका डिटेल हम वहाँ से भी रेफ़रेंस दे कर के ले लेंगे कि जब भी हमारा कार्ट ऐड होगा, तो देखिए प्रोडक्ट का भी तो सभी सारी डिटेल्स आनी चाहिए, तभी तो हम जब कार्ट को फेच करेंगे तो प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स आएगा, क्योंकि कार्ट में प्रोडक्ट भी तो शो होता है। और क्या शो होता है, यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बटन भी होता है, डिलीट भी होता है। तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होता है कार्ट में, तो क्वांटिटी होती है कि जब इंक्रीज़ करते हैं तो बढ़ जाती है, फिर घट जाता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी साथ में ही होता है। और प्राइस, प्राइस देखिए ये क्यों हर बार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब क्वांटिटी डबल होगी, तो यहीं पे इसका प्राइस डबल हो जाता है। क्योंकि प्राइस भी तो शो होता है क्वांटिटी के साथ में, जब जितनी बार ये क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर जो कार्ट में उसका प्राइस शो होता है, वो डबल, ट्रिपल जितनी बार आप क्वांटिटी को ऐड करेंगे, वो उतना होता जाता है। और यहाँ पर इमेज यूआरएल, तो ये भी तो सिंपल है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और यहाँ से हम इमेज ले रहे हैं। और उसका नेम, ये तो प्रोडक्ट का नेम भी अगर लेना चाहें तो लें, नहीं तो ये प्रोडक्ट से ही आ जाती है सारी डिटेल। तो टाइम स्टैम्प तो हर बार हर एक में ऐड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम कार्ट स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर चल कर के अपना एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और फ़ाइल का नाम देते हैं हम कार्ट स्कीमा डॉट जेएस। और यहाँ पर हम अपना बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं। पहले हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम mongoose कॉन्स्ट कार्ट स्कीमा, और यहाँ पर हम यूज़र लेंगे और यूज़र का हम रेफरेंस लेंगे। तो टाइप mongoose डॉट स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी, और रेफरेंस लेंगे हम यूज़र से, रिक्वायर्ड ट्रू रखेंगे इसे, क्योंकि बिना हम यूज़र के अगर हम कार्ट ऐड कर दिए तो हम फिर दोबारा फेच किस बेस पे करेंगे। तो यूज़र के आईडी के बेस पर ही हम कार्ट को फेच करते हैं। और इसे हम अच्छे से पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, टाइम स्टैम्प्ड भी लिखते हैं ट्रू, एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी आ गया है एक्सपोर्ट mongoose डॉट मॉडल, और इसे हम जब भी स्टोर करेंगे अगली बार, तो हम कार्ट में स्टोर करेंगे। और ये रहा इसका कार्ट स्कीमा। आगे हम क्या करते हैं कि हम आइटम नाम का एक एरे बनाते हैं। देखिए सजेशन भी आ गया कि आइटम नाम का एक एरे बनाते हैं, और उस एरे में हम सबका डिटेल को कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट का जो डिटेल होगा इसे हम रेफरेंस दे देंगे कि हमें कहाँ से चाहिए। ये बहुत अच्छा ही हमें सजेशन दे रहा है, तो इसे हम पूरी तरीके से ले लेते हैं। देखिए जो प्रोडक्ट है उसका जो टाइप है वो यहाँ पर डिफाइन है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। और रेफरेंस कहाँ से दिया गया है, तो प्रोडक्ट से, कमेंट रेफरेंस टू द प्रोडक्ट मॉडल, ये सही है। और रिक्वायर्ड ट्रू, और जो क्वांटिटी होगी वो एक नंबर है और रिक्वायर्ड ट्रू है। और उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए जब कोई यूज़र पहली बार ऐड टू कार्ट करता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 रहनी चाहिए। अगर मिनिमम वैल्यू 1 क्वांटिटी उसकी नहीं है, इसका मतलब ऐड टू कार्ट में वो है ही नहीं प्रोडक्ट, इसलिए हमें मिनिमम वैल्यू 1 रखनी पड़ती है। और आगे का सारा डिटेल अगर हम चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम प्रोडक्ट स्कीमा से ही निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट स्कीमा है, इसमें भी तो यूज़र का नेम, डिटेल सारी होंगी, तो हमें अलग से यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो हमने लिख रखे थे कि इमेज का यूआरएल होना चाहिए, जो आइटम हो उसका नाम होना चाहिए, उसका इमेज हो, उसका प्राइस हो, तो ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट में भी तो ये होगा प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस तो फिक्स होगा कि इतने का है तो इतना का ही होगा। और जो ये क्वांटिटी बढ़ने पर तो हमारे पास जो कार्ट का जो प्राइस होता है उसका तो बढ़ता है, कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, जितना भी होगा उसका, वो उसका डिटेल बढ़ता है। इसकी प्राइस तो हमेशा फिक्स रहेगी, जो कि हमें प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और इमेज का यूआरएल तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी में भी है, तो यहाँ अलग से स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है। और नेम, नेम तो हम प्रोडक्ट में से ही निकाल लेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट का स्कीमा है तो उसमें भी तो नेम है प्रोडक्ट का। क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने से कोई मतलब है नहीं। तो हमें यहीं पर इस लेक्चर को अब ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब हम कार्ट स्कीमा को अच्छे से डिज़ाइन कर लिए हैं। देखिए फिर से हम समझ लेते हैं कि कार्ट स्कीमा में है क्या क्या है। एक यूज़र की डिटेल्स हैं, और एक आइटम नाम का एरे है
जिसमें हमें प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट हमने रेफरेंस ले रखा है, क्योंकि जब भी हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। और इसकी क्वांटिटी हम मिनिमम तो 1 रखेंगे, अगर 1 नहीं रहती है तो इसका मतलब कार्ट में इमेज है ही नहीं। क्वांटिटी है वो डाटाबेस में स्टोर रहता है, और बाकी जो नेम है, इमेज है और जो प्राइस है वो तो ऑब्जेक्ट आईडी में भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये रेफरेंस दिया गया है प्रोडक्ट स्कीमा में। प्रोडक्ट स्कीमा में जितनी भी सारी डिटेल्स होंगी वो इस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी आ जाएगा। और हमने अपना आज चारों मॉडल्स को क्रिएट कर लिया है। देखिए, मॉडल्स पूरी तरीके से डिज़ाइन हो चुके हैं और राउटिंग का कंसेप्ट भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है, और हमारा डाटाबेस भी लगभग कंप्लीट है, क्योंकि कनेक्ट अच्छे से शो कर रहा था लास्ट लेक्चर में। और हमने कंट्रोलर के कंसेप्ट को भी अच्छे से टेस्ट कर लिया था। अब हम चलेंगे, देखिए हमारा मॉडल्स तो पूरा हो गया है, जितना हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में मॉडल्स हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मिडिलवेयर लिखेंगे और एक-एक करके हम रिक्वेस्ट को कंट्रोलर के थ्रू रिस्पॉन्स में सेंड करते जाएँगे। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसका हम राउट डिफ़ाइन करेंगे और उसे एक कंट्रोलर डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि देखिए, जितने हमारे पास ये राउट्स है, तो कहीं न कहीं राउट्स हर एक कंट्रोलर को कॉल करता है। तो जितना हमारे पास राउट होगा, जितने राउट्स होंगे, उतने हमारे पास कंट्रोलर भी होंगे। तो पहले हम कंट्रोलर लिखेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस राउट पे कॉल होना चाहिए। बस 2 फ़ोल्डर का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, राउट्स का, कंट्रोलर का। जितने राउट्स उतने कंट्रोलर, जितने राउट्स उतने कंट्रोलर। यही बस हमारा काम चलता जाएगा। अब हमारा पूरी तरीके से बेस बन चुका है, हमने पूरे मॉडल्स को लिख लिया, राउटिंग के कंसेप्ट को समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में कंट्रोलर डिफ़ाइन करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और हमने आज के इस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।